एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं जी। कुछ बहुत सारी थेरीज जो पहले हम कहते हैं कि साइंटिस्ट ने हमें दी थी, उनमें से डाल्टन जो है वो एक है। अब यहाँ पर आपको जो दो फिगर्स नजर आ रही हैं, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है। डाल्टन ने क्या बात की थी, एटम के हवाले से बात की थी। उसने कहा था कि हर चीज जो है या हर एलिमेंट जो है या हर हमारे पास जो आसपास चीज मौजूद होती है वो किससे मिलके बनी हुई है जी, एटम से। अब एटम का वर्ड कहाँ से आया, अगर हम इस एप्पल के क्या करें जी, बहुत ही छोटे छोटे हिस्से करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या होगा, ऐसा पार्ट होगा जो अनकटेबल होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पार्ट एक बन जाता है वो क्या होता है जी, वो मजीद उसको हम तकसीम नहीं कर सकते या उसको नहीं काट सकते, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, इनडिविजिबल है, या फिर हम कहते हैं कि अनकाटेबल पार्ट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अनकटेबल। जो पार्ट आपका बन जाता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। और वो पार्ट क्या कहलाता था जी, उसको नाम उन्होंने क्या दिया था, एटम का नाम दिया था। और यही डाल्टन की थ्योरी का, या डाल्टन ने जो अपना नजरिया पेश किया था उसमें यही पहला उसका जो थी बात थी वो ये थी एटम के हवाले से कि हर चीज में जो है वो एटम मौजूद है, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर चीज जो है वो एटम से मिलके बनी हुई है। अब एटम का वर्ड जो है वो किससे है जी, ये है एटमोस से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये वर्ड है एटमोस से, और ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है जी, इनडिविजिबल, यानी कि वो ऐसी चीज या ऐसी शय हम कह सकते हैं जो मजीद तकसीम ना हो सके या डिवाइड ना हो सके या जिसको हम मजीद काट नहीं सकते। हालांकि आजकल की थेरीज में अगर हम देखते हैं, मॉडर्न जो थेरीज आ गई हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि एटम को कट किया जा सकता है, उसको तकसीम कर सकते हैं हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल में, यानी कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं उनमें हम उसको तकसीम कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो पहला जो उसका पोस्टुलेट या पहली जो बात थी वो एटम के हवाले से थी। अब उसके बाद उसने ये बात की थी कि एक एलिमेंट अगर आप कोई लेते हैं, ठीक है, और ऐसा होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज मौजूद है वो मैटर है, यानी कि वो जगह भी घेरती है और अपना वजन भी रखती है। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसी एक फिगर देख लेते हैं, जैसे ये है। अब ये क्या है जी, कोयले का ढेर आपको नजर आ रहा है या कार्बन, बहुत सारे इसमें जो है वो क्या होंगे, कोल मौजूद होंगे। और कोल जो है वो किससे बना हुआ है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है हमारे पास, कोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। और इसके अंदर सारे के सारे एटम किसके होंगे जी, कार्बन एटम होंगे। ये किससे मिलके बना हुआ है, कार्बन के एटम से। तो यहाँ वाली फर्स्ट इसका पोस्टुलेट जो था या फर्स्ट जो इसकी बात थी वो बात सही हुई कि कार्बन, इसमें बहुत सारे जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये क्या है जी, आपने पूरा ढेर उठा लिया, लेकिन इसके क्या करेंगे हम, इसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर को जो प्योर फॉर्म में हम देखते हैं, यानी कि इसमें कोई नमक के पार्टिकल इसके साथ अटैच ना हो या सैंड ना अटैच हो, तो इसको हम सब्सटेंस कह देते हैं। अब सब्सटेंस को मजीद छोटा छोटा तकसीम करेंगे और इसके एक ऐसे हिस्से पे पहुंच जाएंगे जिसकी प्रॉपर्टीज इस बड़े वाले ढेर से मिलती होंगी, यानी कि खसूसियात एक जैसी होंगी। रंग में वो काला होगा, जिस तरह ये पूरा ढेर काला है, ब्लैक कलर में है। और इसी तरह से जब इस ढेर को हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से उस छोटे वाले पार्टिकल को जब हम जलाएंगे तो क्या होगा जी, उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इसको हम कहते हैं, वो जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम कह देते हैं वो क्या है, हमारे पास एलिमेंट है। और एक एलिमेंट जब आप लेते हैं, जैसे हमने ये कार्बन का एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट कौन सा लिया जी, कार्बन एलिमेंट हमने लिया, तो इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, कार्बन के होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं सेम एटम्स उसमें मौजूद होते हैं। तो यही पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था कि एक एलिमेंट आप ले लें तो उसमें सारे के सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे। जबकि एक और हम फिगर अगर देखें, जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है जी, रेड कलर का ये ऑरेंज कलर का आपको लिक्विड जो है वो यहाँ पर विजिबल है। और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं, चले हम इसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। ये हमारे पास जो लिक्विड है इसको हम कहते हैं ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, अब ये ब्रोमीन है और इसको किस सिंबल से हम केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं जी, ब्रोमीन लिक्विड हम लिख देते हैं, लिक्विड फॉर्म में है। और इसको Br के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर सारे के सारे एटम जो होंगे ब्रोमीन के होंगे। अब ब्रोमीन के एटम जो है वो कार्बन के एटम से डिफरेंट हैं, क्यों, क्योंकि वो कार्बन के एटम है, सारा कोयले का ढेर है, और ये क्या है, ब्रोमीन के। तो यही उसने बताया था हमें डॉल्टन्स ने कि अगर दो डिफरेंट आप एलिमेंट ले लेते हैं तो उनके एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे जी, आपस में फर्क होंगे, डिफरेंट होंगे। इसके बाद उन्होंने बात की थी कंपाउंड्स के हवाले से, यानी कि जो
दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन हो रहे हों और हमें क्या बना के दे रहे होंगे जी, एक बहुत बड़ा कंपाउंड भी बना के दे सकते हैं और एक आम सा कंपाउंड भी। जैसे हम H2O की चले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें H2O में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन होंगे। किस तरह से कि जी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन था, आखिरी वाले शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो इस ऑक्सीजन के साथ इक्वली शेयर हो जाता है और इसके आखिरी वाले ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है और अपने हाइड्रोजन के ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है, तो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन के आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो है एक, वो क्या करता है, इसके आखिरी वाले शेल में सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 6 होते हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के शेल में भी मूव कर रहा होता है और इसी तरह से इस वाले के भी शेल में मूव कर रहा होता है, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं जी, कंपाउंड कहते हैं। तो वो कहता था कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या एटम जो है कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं और इनके दरमियान सिंपल रेशो होती है, यानी कि एक सादा निस्बत से वो आपस में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इनके दरमियान निस्बत क्या बन रही है जी, 2:1। इसी तरह से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें तो क्या होता है, CO2 उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, कार्बन को C सिंबल से हमने मेंशन किया, ऑक्सीजन के लिए O लिखा है, तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो है, तो इनके दरमियान सादा तरीन निस्बत क्या बन रही है जी, वो 1:2 बन रही है। तो यहाँ पर ये हमें चीज पता चल गई कि हमने सादा तरीन निस्बत को किस तरह से देखा कि यहाँ पर 1:2 है और यहाँ पर 2:1 है। तो ये डाल्टन का जो थी थेरी में एक बात थी, उसने एक अपना पोस्टुलेट दिया था। उसके बाद जो बात की थी कि यहाँ पर एक कार्बन हम ले लेते हैं और उसको जी जिस तरह ये कोयला ही है और उसको हवा की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सॉरी, क्या करते हैं जी, जलाने की कोशिश करते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में जैसे आप देख रहे हैं, और क्या करते हैं जी, ये रिएक्शन खुद ब खुद तो नहीं होता, ऑक्सीजन यहाँ पर हवा में मौजूद है तो खुद कभी भी नहीं होगा, इग्निशन हमें करवानी पड़ती है। इग्निशन क्या होता है जी, एक पहला स्टेप जो हमें खुद देना पड़ता है, यानी कि हम मैच बॉक्स से मैच स्टिक लेके रब करके और इस कोयले के ढेर पे लगाएंगे तो तब ये जलना स्टार्ट होगा और क्या हमें बना के देगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या हुआ है इस केमिकल रिएक्शन में कि कार्बन पहले अकेला था, यहाँ पर सिर्फ हम कहते थे कि इसके अलग से एटम्स मौजूद थे, ऑक्सीजन के जो थे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब ये तीनों के तीनों जो है आपस में कंबाइन हो गए हैं और क्या बना के दे दिया उसने, एक कंपाउंड, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। तो अब क्या हुआ, सिर्फ एटम की रीअरेंजमेंट हुई, कार्बन यहां से हटके यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया है और इसने क्या बना के दिया जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ना तो ये वाले एटम खत्म हो गए, हमें कुछ देर के बाद हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इस तरह से हम कहते हैं कि दोनों के दोनों, कार्बन भी एज इट इज रह रहे हैं और ऑक्सीजन भी रह रहे हैं, तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और ना ही ऐसा हुआ है कि ब्रोमीन के कहीं से यहाँ पर एटम जो है वो आ गए हैं या हाइड्रोजन के कहीं से एटम आ गए हैं। तो आखिरी वाला जो इसका पोस्टुलेट था इस थ्योरी का, वो ये था कि न्यू एटम ना तो बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में और ना ही पहले वाले एटम जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये थी एटम की थ्योरी सारी की सारी जो डाल्टन ने हमें दी थी।